भैया कल वाले सेशन की भी रिकॉर्डिंग भेज देना। हाँ हाँ भेज दूंगा, वो रिकॉर्ड में कर चुका हूँ, मैं भेज दूंगा। मैंने सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन रिकॉर्ड किया है, डिस्क्रिप्शन शुरू का नहीं रिकॉर्ड किया है, तो मैं खाली डेमोन्स्ट्रेशन की ही रिकॉर्डिंग भेजूंगा। और मैं एक डॉक्यूमेंट भी भेज दूंगा जिसमें पूरा एक्सप्लेन करके रखा है कि कैसे करना है। ठीक है, तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि जितने लोगों को आना था आ गए हैं। जो आएंगे थोड़े बहुत बीच में, मैं कोशिश करूँगा कि उनको भी ऐड कर दूँ। हाँ, तो आज का सेशन हम मैं रिपीट कर रहा हूँ, नहीं नहीं रोज़ाना नहीं होता, हर हर हफ्ते एक बार कह सकते हो। हाँ सॉरी सॉरी बीकेपी मैं शुरू कर ही रहा हूँ। तो ये सेशन गिट के ऊपर है। ये हम लोगों ने पिछले हफ्ते किया था, लेकिन पिछले हफ्ते काफ़ी लोग नहीं आए थे, इसलिए हम लोगों ने दोबारा करने का सोचा है। अब इस सेशन में हम लोग गिट के बारे में बात करेंगे। गिट के बारे में उस दिन मैंने एक डेमोन्स्ट्रेशन करके दिखाया था अच्छे से, और चूंकि मैं एक बार इसको पहले कर चुका हूँ, तो उसकी एक डॉक्यूमेंट मैंने बना दी थी जिसमें सारे के सारे कमांड्स की डिस्क्रिप्शन दे रखी थी। तो आज चूंकि मैं उसे दोहरा रहा हूँ, तो मैं उसी डॉक्यूमेंट से देखकर आप लोगों को कमांड्स डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। ठीक है, ये सब पीटा कहाँ, पता कहाँ चलता है? अच्छा, अरे ये उस पे टेलीग्राम वाले ग्रुप पे पता चलता है। अगर नहीं ऐडेड हो तो व्हाट्सएप पे मुझे बाद में मैसेज कर देना, मैं ऐड कर दूंगा। ठीक है, मैं अपनी स्क्रीन शेयर कर देता हूँ, आप लोग देखिएगा। ठीक है, मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि मेरी स्क्रीन आप लोगों को दिख रही है। ठीक है ठीक है, तो ये लिंक, ये जो यहाँ पे मैंने ये वेब पेज खोल रखा है, मैं इसकी लिंक अभी चैट में डाल देता हूँ। और अगर आप लोगों को अभी लाइव ये पढ़ना भी हो, मैं इसी में से करके दिखाऊंगा, क्योंकि मैंने ये खुद लिखा है। तो अगर आप लोग इसको देखना भी चाहते हैं तो आप लोग देख सकते हैं, मैंने लिंक डाल दिया चैट में। तो गिट होता क्या है, सबसे पहले इस बारे में बात करते हैं। गिट एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, और यहाँ वर्जन कंट्रोल सिस्टम में हम लोग ये कतई नहीं बोलते कि ये कोई सॉफ्टवेयर वर्जन कंट्रोल सिस्टम है या कोडिंग रिलेटेड वर्जन कंट्रोल सिस्टम है, ऐसा कुछ नहीं बोलते। ये सिर्फ और सिर्फ एक वर्जन कंट्रोल सिस्टम है जिससे आप किसी भी इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट का के वर्जन को कंट्रोल कर सकते हैं। अब वो इलेक्ट्रॉनिक प्रोजेक्ट बहुत कुछ हो सकता है, कोई ड्राइंग भी हो सकती है, या फिर किसी चीज़ की प्रोग्रेस रिपोर्ट हो सकती है, कोई डॉक्यूमेंट हो सकता है, कोई रिसर्च पेपर हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर किसी सॉफ्टवेयर का सोर्स कोड हो सकता है, कोई डेटा साइंस की एनालिसिस हो सकती है, और क्या क्या हो सकता है, कोई सजेशन रिपोजिटरी हो सकती है, जैसे पाइथन की पीईपी की रिपोजिटरी है, तो उसमें जो भी इम्प्रूवमेंट सजेस्ट किए जाते हैं वो सारे के सारे उसी के अंदर स्टोर किए जाते हैं। तो उस वर्जन कंट्रोल का मतलब ये होता है कि मैंने किसी चीज़ को बनाया, फिर मैंने उसमें ये ऐड किया, फिर मैंने कुछ और ऐड किया, फिर कुछ और ऐड किया, और फिर मैंने उसको डिवाइड कर दिया अलग अलग वर्जन्स में। इन सारी चीज़ों को मैं अच्छे से कंट्रोल कर सकूं। अगर मैं चाहता हूं कि मैंने कोई गड़बड़ की है और मैं 3 वर्जन पीछे जाना चाहता हूं, तो मैं वो कर पाऊं। और इस तरह की सारी चीज़ें करने के लिए अभी के टाइम में सबसे ज़्यादा, अच्छा ये किस पर्पज़ के लिए रखी गई, मैं लिंक शेयर कर दूंगा वीडियो की, बाद में फिर से देख लेना। तो ये सब करने के लिए गिट इतना पॉपुलर टूल इसीलिए है क्योंकि ये काफ़ी डिपेंडेबल है। इसको लाइनस टॉरवर्ड्स ने बनाया था, लाइनस की खोज के साथ साथ इसकी खोज हुई थी, और बहुत ही अच्छा टूल है। अब एक ज़माना था कि ये विंडोज़ में नहीं चलता था, लेकिन अब ये सबके लिए अवेलेबल हो गया है। और आज के समय में जब इतनी बड़ी वैरायटी है ऑपरेटिंग सिस्टम्स की, तो हर ऑपरेटिंग सिस्टम में इसको इंस्टॉल करने का एक अलग तरीका होता है। लाइनक्स के जितने भी डिस्ट्रीब्यूशंस होते हैं, अगर आप में से कोई लाइनक्स यूज़ करता है, तो उबुंटू है या फेडोरा है, या फिर काली है, कोई भी अगर आप लाइनक्स यूज़ करते हैं तो उसमें गिट पहले से इंस्टॉल्ड होता है। अगर नहीं होता है तो आपको अपने लोकल पैकेज मैनेजर से इंस्टॉल करना पड़ेगा। जितने भी मैकिनटॉश के यूज़र्स हैं, मैकिनटॉश के यूज़र्स के भी कंप्यूटर में संभव है कि वो पहले से इंस्टॉल्ड हो, खासकर तब जब आपने होमब्रू डाल रखा हो। अगर होमब्रू नहीं डाला है तो होमब्रू इंस्टॉल करिए, और उसका यूज़ करके आप गिट को डायरेक्टली कमांड लाइन में ही इंस्टॉल कर सकते हैं। हाँ हाँ, मैंने ऑन कर दिया, एक बार चेक भी कर लेता हूँ। हाँ, तो उससे आप इंस्टॉल कर सकते हैं। फिर बात आती है विंडोज़ यूज़र्स की, क्योंकि सबसे ज़्यादा यहाँ पे विंडोज़ यूज़र्स ही हैं।
तो विंडोज़ यूज़र्स के लिए उनको गूगल पे गिट सर्च करना होगा। तो फिर यहाँ पे टॉप पे ही एक लिंक आएगी जो कि गिट के होम पेज पे आप लोगों को ले जाएगी, और वहाँ से आप विंडोज़ के लिए इसका सेटअप डाउनलोड कर सकते हैं। सेटअप को आप चलाएंगे, फिर उसमें कुछ डिफ़ॉल्ट ऑप्शंस होंगे, उन्हीं को रखते हुए नेक्स्ट 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 करके आप उसे इंस्टॉल कर सकते हैं। ये विंडोज़ यूज़र्स में स्पेसिफिक केस है कि गिट बैश नाम का एक टूल इंस्टॉल होता है, क्योंकि विंडोज़ में बैश का टर्मिनल नहीं चलता, तो इसीलिए आप लोगों को गिट चलाने के लिए गिट बैश का यूज़ करना होता है। तो वो भी आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल हो जाता है। उसकी भी क्या सिग्निफिकेंस है मैं वो भी अभी आप लोगों को दिखा दूंगा। चलिए, तो काफ़ी हम लोगों ने गिट के बारे में बात कर ली, इंस्टॉलेशन वगैरह के बारे में। तो अब मैं आप लोगों को उसका यूज़ करके दिखाता हूँ। अब किसी भी प्रोजेक्ट को जैसे हम गिट से कंट्रोल करते हैं उसे रिपोजिटरी बोलते हैं। रिपोजिटरी एक फैंसी शब्द है जिसका मतलब होता है फोल्डर, ऐसा फोल्डर जिसका वर्जन हम कंट्रोल कर रहे हैं। तो मैं अपने कंप्यूटर में एक ऐसा फोल्डर बनाता हूँ, कहीं पे भी जाकर मैं एक नया फोल्डर बनाता हूँ किसी प्रोजेक्ट के लिए, जैसे प्रोजेक्ट, ये फोल्डर मैंने बना दिया। अब मैं चाहता हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट एक पिक्चर के बारे में है। हम अज्यूम करते हैं कि मैं किसी पिक्चर पे ही काम कर रहा हूँ, किसी ड्राइंग पे काम कर रहा हूँ। कोई भी प्रोजेक्ट हो सकता है जैसा कि मैंने बताया था। तो मैं पेंट खोलूँगा और मैं ड्राइंग करना शुरू करूँगा। तो मैंने अभी ड्राइंग शुरू की है और मैंने अभी एक कैरेक्टर बनाना शुरू किया है। उस कैरेक्टर का मैं चेहरा बना रहा हूँ। तो मैंने इतना प्रोजेक्ट अभी इतना पूरा कर लिया है। इसको आगे मैं बाद में कंटिन्यू करना चाहता हूँ, तो फिर मैं इसको सेव कर लूँगा। फिलहाल एक फाइल में मैंने सेव कर लिया और वो फाइल इसी फोल्डर के अंदर मैंने सेव कर ली। अब मैं चाहता हूं कि इस फोल्डर को मैं एक रिपोजिटरी में कन्वर्ट कर दूं, जिससे कि इस फोल्डर की वर्जन कंट्रोलिंग मैं गिट के द्वारा कर सकूं। तो अब मैं विंडोज़ चला रहा हूं, अगर आप लोग लाइनक्स या मैक चला रहे हैं तो आप लोगों को टर्मिनल खोल के इस फोल्डर में चेंज डायरेक्टरी करनी पड़ेगी। विंडोज़ में मैं राइट क्लिक करूंगा, इस फोल्डर में किसी खाली जगह पे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे मुझे एक कंटेक्स्ट मेन्यू दिखेगा, गिट बैश हियर। तो मैं इस पर क्लिक करूंगा तो ये गिट बैश खुल जाएगा। गिट बैश एक टर्मिनल है, इसमें हम लोग कमांड्स वगैरह लिख सकते हैं इस तरह से, और कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को इसमें करके दिखाऊंगा तो बहुत ही छोटा है, शायद आप लोगों को उधर से ना दिख रहा हो, इसीलिए मैं इसको थोड़ा बड़ा करके खोलता हूँ ताकि आप लोगों को और अच्छे से दिखे। बाकी वही सेम चीज़ है। तो तब तक जब तक ये खुल रहा है तब तक मैं आप लोगों को इधर दिखाता हूँ। तो यहाँ पे पहला कमांड है गिट कॉन्फिग। गिट कॉन्फिग का यूज़ हम लोग गिट के वेरिएबल्स को मॉडिफाई करने के लिए करते हैं। अब गिट के वेरिएबल्स क्या होता है ये हम लोगों को बिल्कुल भी नहीं पता और इस पे ज़्यादा हम लोगों को ध्यान देने की ज़रूरत भी नहीं है। लेकिन जब आप पहली बार गिट इंस्टॉल करते हैं तो आपको अपना यूज़र, अपना नाम और अपना ईमेल एड्रेस उसमें कन्फिगर करना होता है, ताकि आप जो भी रिपोजिटरीज बनाएं उसके मेटा डेटा में ये जानकारी हो कि ये रिपोजिटरी आपने बनाई है। तो इसके लिए हम लोग कुछ इस तरह के कमांड्स लिखते हैं। तो मैंने अभी गिट पहली बार चलाया है अपने कंप्यूटर में। हम ये मान लेते हैं कि मैंने पहली बार चलाया है। तो इंस्टॉल होने के ठीक बाद मुझे इसमें अपना यूज़र नेम और ईमेल एड्रेस कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे कमांड्स लिखता हूँ, git config --- user डॉट नेम और सिंगल कोट्स के अंदर मैं अपना नाम लिख दूंगा, परम सिद्धार्थ। ठीक है, मैंने एंटर दबाया, कुछ भी खास आउटपुट नहीं दिखा, इसका मतलब कॉन्फ़िगर हो गया। फिर उसके बाद मैं अपना ईमेल एड्रेस कॉन्फ़िगर करूंगा। उसके लिए मुझे लिखना होगा git config --- user डॉट email और इसके अंदर मैं अपना ईमेल एड्रेस लिख दूंगा, जो भी मेरा पब्लिक ईमेल एड्रेस होगा। तो ये दो कमांड्स हम लोग को तब एग्जीक्यूट करने होते हैं जब हमने गिट पहली बार इंस्टॉल किया होता है। एक बार हमने ये एग्जीक्यूट कर दिया तो हमारी मशीन पर गिट पूरी तरह से हमारे यूज करने के लिए सेटअप हो चुका रहता है। उसके बाद हम ये कमांड डालकर git config -- list लिख कर ये चीज चेक भी कर सकते हैं कि ये सक्सेसफुली हो गई है या नहीं। तो ये तो बाकी कॉन्फ़िगरेशंस हैं, लेकिन हमारा फोकस इस कॉन्फ़िगरेशन पर है। मेरा यूज़र नेम और यूज़र ईमेल सक्सेसफुली यहाँ पर सेटअप हो गया है। फिर उसके बाद ये कमांड रहता है git init।
गिट इनिट का यूज करके हम किसी भी रिपोजिटरी, किसी भी फोल्डर को एक रिपोजिटरी के यूज में रूप में इनिशियलाइज कर सकते हैं। तो अभी मैंने इस प्रोजेक्ट नाम के फोल्डर में कोई रिपोजिटरी नहीं बनाई है, मैंने इस फोल्डर के अंदर पहली बार गिट बैश खोला है। तो अब मैं यहाँ पे रिपोजिटरी इनिशियलाइज करूंगा। तो मैंने गिट इनिट लिखा और यहाँ पर लिखकर आ गया कि यहाँ पे एक एम्प्टी गिट रिपोजिटरी बन चुकी है। चलिए, तो गिट रिपोजिटरी अब बनकर यहाँ पर तैयार है। अब मैं इसको चेक कैसे करूं कि रिपोजिटरी बन गई है, उसके लिए मैं लिखूंगा गिट स्टेटस। अगर ये रिपोजिटरी नहीं होती तो यहाँ पर एरर आता, क्योंकि स्टेटस तो हम सिर्फ एक रिपोजिटरी का चेक कर सकते हैं, लेकिन चूंकि ये रिपोजिटरी बन चुकी है इसीलिए यहाँ पर बता रहा है, यहाँ पर डिटेल्स बता रहा है इस रिपोजिटरी के बारे में। अब रिपोजिटरी में अलग अलग वर्जन्स को हम जब सेव करते हैं तो उन्हें हम कमिट्स बोलते हैं। मैंने अभी तक इसमें एक भी कमिट नहीं किया है, यानी अभी तक मैंने कोई भी वर्जन हिस्ट्री नहीं पैदा की है। अब आप देखेंगे जैसे ही मैंने यहाँ पे गिट की रिपोजिटरी बनाई तो यहाँ एक डॉट गिट नाम का फोल्डर बन गया। ये वही फोल्डर है जिसके अंदर इस रिपोजिटरी से रिलेटेड सारी ज़रूरी जानकारियाँ, इसकी हिस्ट्री वगैरह सब कुछ होगी। यानी गिट एक रिपोजिटरी को पूरी तरह से इस डॉट गिट फोल्डर से ही मैनेज करता है। तो मैंने रिपोजिटरी इनिशियलाइज कर दी। अब मैं ऐड करूंगा फाइल्स, जिन फाइल्स को मुझे इसमें अपनी अगली कमिट में डालना है। तो उसके लिए मैं यूज करूंगा गिट ऐड। तो गिट ऐड person.png जो कि उस इमेज फाइल का नाम है। अब ये तो कहने की बात है कि मुझे एक फाइल ऐड करनी है, लेकिन जब हम बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं तो उसमें बहुत सारी फाइल्स होती हैं और सारी फाइल्स को एक बार में ऐड करने के लिए हम लोग लिखते हैं गिट ऐड डॉट। यहाँ डॉट का मतलब होता है करंट फोल्डर, यानी जिस फोल्डर में हम हैं, यानी कि फोल्डर की सारे कंटेंट्स को वो एक बार में ऐड कर देता है। तो मैं फिलहाल यही चलाता हूँ। मैं इसमें अपने प्रोजेक्ट में एक टेक्स्ट फाइल भी बना देता हूँ जिसके अंदर मैं इस इमेज से रिलेटेड जानकारी लिखूंगा। आप ये समझ सकते हैं कि हम लोग कोड रिलेटेड एप्लीकेशंस लिखते हैं, उसमें भी हम इसी तरह से वर्जन कंट्रोल करते हैं। तो मैं यहाँ एक सिंपल सा सी का प्रोग्राम लिख रहा हूँ जो कि अभी कुछ भी नहीं करता है। ये प्रोग्राम अभी बिल्कुल कतई कुछ भी नहीं करता है, मैंने सिर्फ ऐसे ही इस प्रोग्राम को लिख दिया है। अब ये हो गया मेरे प्रोजेक्ट का इनिशियलाइजेशन। तो मैं पहली बार इसमें फाइल्स ऐड कर रहा हूँ। गिट ऐड डॉट करके मैं पहले गिट स्टेटस दिखाता हूँ आप लोगों को। तो स्टेटस में आप देख सकते हैं 2 फाइल्स हैं जिनको मैंने अभी तक कमिट नहीं किया है। तो मैं गिट ऐड डॉट लिखता हूँ। तो ये फाइल्स अब स्टेजिंग एरिया में ऐड हो चुकी हैं। जो फाइल्स स्टेजिंग एरिया में होते हैं उनको हम अगली कमिट में डाल सकते हैं। अब अगला कमांड यहाँ पर है गिट कमिट। तो गिट कमिट करने से पहले गिट ऐड डॉट हमें करना होता है फाइल्स ऐड करने के लिए, और कमिट करते समय हम उसका एक नाम रखते हैं जो हम कुछ इस तरह से रखते हैं, गिट कमिट -m और यहाँ पर मैसेज। तो मैं अब यहाँ पे ऐसा करने वाला हूँ, गिट कमिट -m और मैसेज में रख देता हूँ फर्स्ट कमिट, क्योंकि ये मेरा पहला कमिट है। मैंने इससे पहले इस रिपोजिटरी को इनिशियलाइज करने के बाद कोई भी कमिट नहीं किया है, इसलिए मेरा पहला कमिट है। मैंने ऐसा लिखा, यहाँ पे कुछ जानकारी दी गई जिससे कि मैं समझ गया कि 2 फाइल्स मैंने ऐड की हैं और उन फाइल्स और में कुछ जानकारी है, और ये पहला कमिट हम लोगों ने इसमें कर दिया है। अब आता है ये कमांड गिट ब्रांच। तो अब गिट रिपोजिटरीज में ब्रांच जैसा एक कॉन्सेप्ट होता है, उसका यूज क्या होता है ये दिखाने के लिए मैं आप लोगों को एक पिक्चर दिखाऊंगा। आखिरी बार जब सेशन मैंने कराया था तो उसमें स्वप्निल नाम के एक बच्चे ने ज्वाइन किया था, जिसने मुझे ये इमेज भेजी थी। उसने कहा था कि ये दिखाकर मैं आप लोगों को और अच्छे से समझा सकता हूँ, और ये बात एकदम सही है। तो अब जैसे हमने क्या किया, कोई रिपोजिटरी बनाई, उसमें हमने फाइल ऐड की, ये होते हैं स्टेप्स। अनट्रैक्ड का मतलब है कि वो फाइल अभी ट्रैक ही नहीं की गई है। गिट ऐड करके मैं उस फाइल को ऐड करता हूँ तो वो स्टेजिंग एरिया में आ चुकी होती है। फिर उसके बाद अगर मैं उसको एडिट कर दूंगा तो फिर वो मॉडिफाइड वाले में आ जाती है, और फिर वहां से भी मुझे ऐड करना पड़ेगा तब वो स्टेज होती है। अगर डिलीट कर दूंगा तो फिर वो रिमूव हो जाएगी, अनट्रैक्ड हो जाएगी, और उसके बाद मैं उसको कमिट करता हूँ। अब ये कुछ इस प्रकार का होता है, जैसे कोई पेड़ है, पेड़ ऐसे बढ़ता है ऊपर और उसकी अलग अलग ब्रांचेस निकलती जाती हैं ऐसे।
तो अगर मैंने रिपोजिटरी एक शुरू की थी, मैंने एक प्रोजेक्ट पे काम करना शुरू किया था और आगे चल के मुझे उस प्रोजेक्ट के मल्टीपल वर्जन्स मैनेज करने पड़ेंगे, एक कोई और करेगा, एक मैं करूंगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, प्रोफाइल वाला प्रोजेक्ट, और रितेश को भी अपनी प्रोफाइल बनानी है, तो फिर मैंने वहां से उस रेपोजिटरी की ब्रांचिंग कर दी, दो अलग ब्रांचेस निकाल दिए, एक जिसे रितेश कंट्रोल कर रहा है, एक जिसे मैं कंट्रोल कर रहा हूँ। तो इस तरह की चीज जब हम करते हैं तो उसे उन्हें हम ब्रांचेस बोलते हैं। और एक जो डिफॉल्ट ब्रांच होती है हमारे रिपोजिटरी की, वो आमतौर पे मेन ही होती है। तो मैं अगर चेक करना चाहता हूँ कि करंट ब्रांच कौन सी है जिसमें मैं काम कर रहा हूँ, उसके लिए मैं लिखूंगा गेट ब्रांच। तो यहाँ पर मेन लिख कर आ रहा है, यानी कि मैं अभी अपने प्रोजेक्ट की मेन ब्रांच पर हूँ। अगर मुझे कोई नया ब्रांच बनाना होगा तो उसके लिए मैं कुछ ऐसा कमांड लिखूंगा, जहां पे यहाँ पे मैं ब्रांच का नाम लिखूंगा, गेट ब्रांच माइनस कैपिटल M ब्रांच का नाम। उसके बाद आता है गेट लॉग। गेट लॉग का यूज करके हमने अभी तक की गई सारी कमिट्स, हम अभी तक किए गए सारे कमिट्स को देख सकते हैं। तो गेट लॉग अगर मैं लिखूंगा तो इसमें मुझे दिखाएगा कि अभी तक कितनी कमिट्स की गई हैं। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, एक ही कमिट मैंने अभी तक की है और उसका ऑथर मैं हूँ, ईमेल एड्रेस मेरा है, ये वही है जो हम लोगों ने शुरू में कॉन्फ़िगर किया था, और यहाँ पर कमिट का मैसेज दे रखा है। तो इस तरह से हम अगर 100 कमिट्स करेंगे तो यहाँ पे 100 कमिट्स दिखाई जाएंगी, और हम नहीं चाहते कि एकदम क्राउडेड हो जाए इस तरह का आउटपुट। तो इसीलिए हम आमतौर पे इसी का एक रिफाइंड वर्जन यूज करते हैं, माइनस माइनस वन लाइन वाला स्विच यूज करके। तो गेट लॉग माइनस माइनस वन लाइन अगर हम लिखते हैं तो इस तरह एक एक लाइन में सारे कमिट्स का इंफॉर्मेशन आता है, और थोड़ा सिंप्लीफाइड आता है, तो हमारे लिए भी आसान रहता है। ठीक है, फिलहाल के लिए इतना ही। अब मैं इस प्रोजेक्ट में कुछ चेंजेस करूंगा। जैसे मैंने ये इमेज जो इस प्रोजेक्ट में बनाई थी, अब मैं इस इंसान का शरीर भी बनाऊंगा। यानी कि आप देखिए, जो आखिरी मैंने कमिट की थी उसके बाद से मैं इस प्रोजेक्ट में कुछ एडिशंस या इम्प्रूवमेंट्स कर रहा हूँ। तो मैंने अब इस इंसान को पूरा कर दिया है, और ये हमारे प्रोजेक्ट का वर्जन 2 है। अभी वर्जन 1 में मैंने सिर्फ और सिर्फ इसका चेहरा बनाया था, अब मैंने इसका शरीर भी बना दिया है। और मैं इन्फो में इस फाइल में भी कुछ चेंजेस कर देता हूँ। मैं आपको पैरेलली करके इसीलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यही चीज़ हम लोग प्रोग्राम्स के साथ भी कर सकते हैं, इमेजेस के साथ भी कर सकते हैं, किसी भी तरह के प्रोजेक्ट के साथ कर सकते हैं। तो अब मैं गेट स्टेटस करके देखूंगा, तो यहाँ पे दिखा रहा है कि 2 फाइल्स आखिरी कमिट के बाद से मॉडिफाइड हैं। तो पहले इन फाइल्स को मुझे स्टेजिंग एरिया में डालना होगा, जिसके लिए मैं गेट ऐड डॉट लिखूंगा और फिर से स्टेटस चेक करूंगा। तो अब यहाँ पर दिखा रहा है, हरे रंग से दिखा रहा है, अभी लाल दिखा रहा था, हरे रंग से दिखा रहा है, इसका मतलब 2 फाइल्स स्टेजिंग एरिया में आ चुकी हैं। अब इन फाइल्स को मैं अगली कमिट में यूज करूंगा, गेट कमिट -m। और कमिट मैसेजेस हमेशा मीनिंगफुल रखने चाहिए, जिससे कि हमारा ही काम आसान होता है। तो अब अगले कमिट में मैंने क्या किया है, कंप्लीट द बॉडी प्रिंट हेलो। यही 2 चेंजेस मैंने इस प्रोग्राम में किए हैं अभी तक। तो मैं ये हम कमिट के मैसेज में डाल दूंगा, ऐसा मैंने कर दिया। अब ये 2 वर्जन्स मेरे प्रोग्राम के हो गए। अब अगर तीसरा वर्जन बनाना होगा तो क्या करूंगा, वो भी कुछ ऐसा ही होगा। जैसे मैं यहाँ पे कोई फूल बना देता हूँ, और यहाँ इनपुट में मैं एक और लाइन ऐड कर देता हूँ इस इन्फो वाली फाइल में। अब इस बार भी मैं वही सेम प्रोसेस फॉलो करूंगा। पहले मैं चेक करूंगा स्टेटस, फिर मैं ऐड करूंगा, फिर से मैं कमिट करूंगा। अब हमारी रेपोजिटरी में 3 कमिट्स हो चुके हैं, और तीनों कमिट्स में इस रेपोजिटरी की स्टेटस अलग अलग है। तो मैं गेट लॉग -1 लाइन लिखकर चेक करूंगा कि कितनी कमिट्स की गई हैं। जो लास्ट कमिट होती है उसको हमेशा हम हेड बोलते हैं, ये शॉर्टकट होता है। अगर कभी भी हमें लास्ट कमिट को रेफरेंस करना होता है तो उसके लिए हम हेड लिखते हैं। तो अब देखते हैं यहाँ 3 कमिट्स क्या क्या किए गए हैं। पहली कमिट में मुझे अच्छे से याद है, मैंने एक empty C प्रोग्राम लिखा था और मैंने सिर्फ और सिर्फ इंसान का चेहरा बनाया था।
दूसरी कमिट में, और ये जो लेफ्ट साइड में है ये कमिट की आईडी होती है, ये उसका यूनिक आइडेंटिफायर होता है। दूसरी कमिट में मैंने उस इंसान का शरीर पूरा कर दिया था और मैंने उस सी के प्रोग्राम में हेलो प्रिंट करने के लिए प्रिंटफ का एक स्टेटमेंट डाला था। फिर उसके बाद आती है हमारी आखिरी कमिट, जिसमें मैंने एक पूल बनाया था। बस फिलहाल अभी मैंने इस प्रोजेक्ट में इतना ही किया है। अब मैं इस बात से काफ़ी नाखुश कि मैंने पूल बनाया था, और मैं देखना चाहता हूँ कि जब मेरा प्रोजेक्ट इस स्टेट में था तो वो कैसा लगता था। तो उसके लिए मैं अपने पिछले कमिट में रिवर्ट कर सकता हूँ, जिसके लिए मैं ये कमांड लिखूंगा। तो देखिए पूल यहाँ से गायब हो चुका है और ये फिर से वही सेम इंसान आ चुका है। और ये सी का प्रोग्राम है, इसमें मैंने व्हाट्सएप वाला जो डाला था वो वापस यहाँ से जा चुका है। देखिए पूल फिर से आ गया। तो मतलब मेरे कहने का यही है कि रेपोजिटरी में अलग अलग वर्जन्स मैंने बनाए थे, तो मैं कभी भी जब भी चाहूँ किसी और वर्जन में जाकर उसमें चेंजेस कर सकता हूँ, या फिर पहले किए गए किसी चेंज को दोबारा से रिबेस कर सकता हूँ। ऐसा करके मैंने अपने प्रोजेक्ट के लिए पूरी तरह से बाकायदा वर्जन कंट्रोल सेटअप कर लिया है, और मैं अब इस प्रोजेक्ट को और अच्छे से और एफिशिएंटली मैनेज कर सकता हूँ। खासकर कोडिंग प्रोजेक्ट्स में ये इतना ज़रूरी इसीलिए होता है क्योंकि जब हम कोडिंग के प्रोजेक्ट्स बनाते हैं और उसमें कोई ऐसा चेंज इंट्रोड्यूस हो जाता है जिससे कि हमारा कोड ब्रेक हो जाता है, हमारा प्रोग्राम काम करना बंद कर देता है, तो हम किसी पुराने वर्जन में अपने प्रोजेक्ट को रिवर्ट कर सकते हैं और उन सारे एरर्स को फिक्स कर सकते हैं। अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे आगे और भी कमांड्स हैं। यहाँ पे ये गिट रिमोट है। अब ये यहाँ से बहुत ज़रूरी पार्ट शुरू हो जाता है गिट का। हम जब कोई प्रोजेक्ट मैनेज कर रहे हैं गिट से, तो ज़रूरी नहीं कि हम अकेले ही उस प्रोजेक्ट को मैनेज कर रहे हों। ऐसा भी संभव है कि इधर से मैं कर रहा हूँ, उधर से रितेश कर रहा है, कोई दुनिया में दूसरी जगह कोई और है वो भी कर रहा है। तो ऐसे मल्टीपल लोग जब सेम सॉफ्टवेयर प्रोजेक्ट पे काम करते हैं तो उसके लिए हम एक ऑनलाइन रेपोजिटरी का यूज़ करते हैं। अगर आप लोगों ने गिटहब का नाम सुना है तो गिटहब का पूरा पर्पस यही है, एक ऑनलाइन रेपोजिटरी प्रोवाइड करना। अब बात यह आती है कि किसी रेपोजिटरी को हम ऑनलाइन कैसे मैनेज करते हैं, और किसी ऑनलाइन रेपोजिटरी पे 3 अलग अलग लोग एक साथ कंट्रीब्यूशन कैसे कर सकते हैं। अगर हम बार बार उसके लिए ब्राउजर खोलेंगे तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रह जाएगा, अगर हम लोकल सिस्टम पे एक्सेस ना कर पाए तो उसका सोल्यूशन ये होता है कि हम अपने रिपोजिटरी में एक रिमोट ऐड करते हैं। वो कैसे करते हैं मैं अभी आपको दिखाता हूँ। जो मैंने अभी प्रोजेक्ट के लिए लोकल रेपोजिटरी बनाई है, अब इसी रेपोजिटरी का मैं एक गिटहब पे रिमोट बनाऊंगा। उसके लिए सबसे पहले मैं गिटहब खोलूंगा। याद रखिए कि आपके पास गिटहब का एक अकाउंट होना चाहिए, तभी आप ये काम कर सकते हैं। तो मैंने गिटहब खोल लिया है। यहाँ मैं कोने पे प्लस पे क्लिक करूंगा और न्यू रेपोजिटरी पे जाऊंगा। अब इस रेपोजिटरी का मैं कुछ नाम रखूंगा। मैं यहाँ पर सैम्पल रेपोजिटरी रख देता हूँ। डिस्क्रिप्शन में मैं कुछ डिस्क्रिप्शन लिख सकता हूँ। अब मैं यहाँ सेट कर सकता हूँ कि ये रेपोजिटरी पब्लिक है या प्राइवेट है। पब्लिक अगर हुई तो फिर कोई भी इस रेपोजिटरी को देख सकता है, प्राइवेट हुई तो सिर्फ मैं देख सकता हूँ, और मैं जिन लोगों के साथ शेयर करना चाहूँ, जिन्हें कोलैबोरेटर ऐड करना चाहूँ, सिर्फ वो देख सकते हैं। प्राइवेट रेपोजिटरीज अगर आप गिटहब पर बनाते हैं तो उसमें लिमिटेशन ये होती है कि आप मैक्सिमम 3 कोलैबोरेटर्स ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे नीचे 3 इनिशियलाइजेशन ऑप्शंस दे रखी हैं, तो मुझे अपनी रेपोजिटरी को कतई इनिशियलाइज नहीं करना। रेपोजिटरी तो यहीं पे मैं इनिशियलाइज कर चुका हूँ, मुझे खाली इस रेपोजिटरी को ऑनलाइन स्टोर करना है, तो इसीलिए इनमें से कोई भी ऑप्शन मैं चेक नहीं करूंगा। अब मैं करूंगा क्रिएट रेपोजिटरी। देखिए रेपोजिटरी बन गई है। अब गिटहब पर जब भी हम कोई नई रेपोजिटरी बनाते हैं तो वो ये अज्यूम करता है कि आपको गिट कतई आते ही नहीं है, तो इसीलिए अगर वही केस है आपके साथ तो फिर इसमें पूरा का पूरा इंस्ट्रक्शन दे रखा है। आप देख सकते हैं कि गिट इनिट, गिट ऐड, ये सब कुछ दे रखा है। जैसे मैंने भी आपको थोड़ी देर पहले बताया था, वही सेम चीजें दे रखी हैं। ये देखिए वही एग्जैक्ट सेम चीज इन्होंने बता रखी है वहां। तो अब अगला कमांड है गिट रिमोट। गिट रिमोट का यूज करके हम अपने रेपोजिटरी में एक ऑनलाइन रेपोजिटरी को यानी एक रिमोट को ऐड करते हैं, जिसमें हम चेंजेस पुश और पुल कर सकते हैं। तो जैसे ये मैंने अभी अभी रेपोजिटरी बनाई है,
अगर मैं इसमें कुछ ऐड करना चाहता हूँ, अपनी लोकल रिपोजिटरी को इससे कनेक्ट करना चाहता हूँ, तो उसके लिए मुझे इस रिपोजिटरी का यूआरएल चाहिए होगा, ये वाला यूआरएल नहीं, ये वाला। यहाँ रिपोजिटरी में जब मैंने नई नई रिपोजिटरी बनाई है तो यहाँ सामने ही एक यूआरएल दिया रहता है जो कि इस रिपोजिटरी का यूआरएल होता है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो ये कॉपी हो जाएगा। अब मैं यहाँ पे लिखूंगा git remote add, इस रिमोट का कुछ मैं नाम रखूंगा और यूआरएल रख दूंगा। अब जैसे मैं यहाँ पे लिखता हूँ git remote add online repository और यहाँ पे मैं यूआरएल पेस्ट कर दूंगा, एंटर कर दूंगा। तो अब ये रिमोट इस रेपोजिटरी में ऐड हो चुका है। अब अगर देखना चाहूँ तो उसके लिए मुझे लिखना होगा गेट रिमोट -v। तो मैं यहाँ लिख के दिखाता हूँ गेट रिमोट -v। तो अब यहाँ पर दिखा रहा है कि मैंने online_repo नाम की एक रेपोजिटरी इससे कनेक्ट कर दी है जिसका यूआरएल ये है। अब मैं चाहता हूँ कि जो भी मैंने अपनी लोकल रेपोजिटरी में कमिट्स किए हैं उसको मैं इस ऑनलाइन रेपोजिटरी में पुश कर दूँ। तो उसके लिए मैं लिखूंगा, उसके लिए मैं गेट पुश का यूज करूंगा। गेट पुश -u का यहाँ पे मतलब है अपस्ट्रीम, यानी कि ये रिपोजिटरी मैं एक लोकल से रिमोट में पुश कर रहा हूँ। तो गेट पुश -u, उसके बाद मैं ऑनलाइन रेपोजिटरी यानी रिमोट का नाम लिखूंगा। तो यहाँ पे मैंने रिमोट का नाम ऑनलाइन रेपो सेट किया था और फिर फाइनली मैं उस ब्रांच का नाम लिखूंगा जिसमें किए गए कमिट्स को मैं पुश कर रहा हूँ। तो ब्रांच यहाँ पे मेन है, जैसा कि आप लोगों को थोड़ी देर पहले मैंने दिखाया था। तो गेट पुश -u online_repo main, क्योंकि मैंने ये रिमोट का नाम रखा था। आप लोग कुछ भी रख सकते हैं, आमतौर पे लोग अपस्ट्रीम या ओरिजिन रखते हैं। अब ये इसको ऑनलाइन पुश करेगा। तो कुछ डिटेल्स यहाँ पे इसने दिखाई और ये रिपोजिटरी सक्सेसफुली ऑनलाइन पुश हो गई है। कभी कभी ऐसा होता है कि पुश नहीं हो पाती हैं कुछ एरर्स की वजह से या फिर कुछ मिसमैच की वजह से। उस केस में यहाँ -u के बाद हम f भी लगा देते हैं, जिसका मतलब होता है फोर्स्ड पुश। फोर्स्ड पुश करना खतरनाक होता है, इससे कई बार ऑनलाइन रेपोजिटरी के इंफॉर्मेशन का नुकसान भी हो सकता है, इसलिए सोच समझ कर करें। आप लोग सीख रहे हैं तो आप लोगों से एरर्स हो सकती हैं, इसीलिए मैंने आप लोगों को इसके बारे में बताया है। अगर किसी भी कारण पुश ना हो रहा हो तो यहाँ पे f वाला स्विच लगा दीजिए। तो मैंने रेपोजिटरी में पुश कर दिया है। अब मैं इस रेपोजिटरी को रीलोड करके देखता हूँ। तो आप लोग देख सकते हैं कि जो 2 फाइल्स मैंने बनाई थी वो दोनों की दोनों फाइल्स यहाँ पे आ गई हैं। और जो भी मैंने कमिट्स किए थे, मैं इस पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे मुझे अभी तक की गई सारी कमिट्स दिखाई दे रही हैं। ये सारी की सारी कमिट्स मैंने लोकली की थी और अब मैंने इस रेपोजिटरी को एक गिटहब रेपोजिटरी पे पुश कर दिया है। अब मान लीजिए कि इसी रेपोजिटरी पे मैं भी काम कर रहा हूँ और दूसरी तरफ से रितेश भी कर रहा है। रितेश ने इस रेपोजिटरी में कुछ चेंजेस किए और मैं तो अपने कंप्यूटर में चला रहा हूँ, लोकली कर रहा हूँ, तो मुझे कैसे पता चलेगा कि क्या क्या चेंजेस हुए हैं। तो उन चेंजेस को अपनी लोकल रेपोजिटरी में अपने पास लाने के लिए हम लोग यूज करते हैं गिट पुल और फिर उसके बाद रिमोट का नाम और ब्रांच का नाम। आमतौर पे हमें ये लिखना नहीं पड़ता क्योंकि हमने अपस्ट्रीम से पहले से ही उस ब्रांच को कनेक्ट किया हुआ है, तो सिर्फ गिट पुल लिख देने से भी काम चल जाता है। तो अगर मान लीजिए मैं आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट करने के लिए इसमें एक नॉन लोकल चेंज करता हूँ, जैसे info.txt फाइल है, मैं इसके अंदर एक कमेंट ऐड कर देता हूँ। तो हम अज्यूम कर लेते हैं कि इस फाइल के अंदर अभी अभी एक चेंज किया गया है जो कि रितेश ने किया है। अब मैं जब काम करना रिज्यूम करूंगा अपने प्रोजेक्ट पे तो ये चेंज मुझे अपनी लोकल रेपोजिटरी में भी चाहिए। तो जितनी भी नई कमिट्स हैं उनको पुल करने के लिए मैं गेट पुल लिखूंगा। तो ये ऑनलाइन रेपोजिटरी से सारी नई चेंजेस पुल कर लेगा। तो यहाँ पे देखिए जो नया रितेश ने कमिट किया था info.txt फाइल में चेंजेस किए थे वो मेरे पास आ चुकी हैं और मैं उसको यहाँ से वेरीफाई कर सकता हूँ। ये देखिए जो कमेंट ऐड किया गया था वो यहाँ पर भी आ चुका है। इस तरह से मैं ऑनलाइन रेपोजिटरी को मैनेज कर सकता हूँ और उसमें की जाने वाली सारी चेंजेस को लोकली अपनी रेपोजिटरी पे रेप्लिकेट भी कर सकता हूँ। तो ये सारा का सारा काम हो गया अपनी रेपोजिटरी को ऑनलाइन करने का और एक रेपोजिटरी बनाकर उसको मैनेज करने का। कई बार ऐसा होता है, अब जैसे बात हमने ये डिस्कशन शुरू की थी ओपन सोर्स कंट्रीब्यूशन से।
तो जब भी हमें ओपन सोर्स कम्युनिटी में किसी प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करना रहता है तो वो आमतौर पे एक गिट रिपोजिटरी के ही फॉर्म में होता है, और उसके लिए सबसे पहले हमें उस रिपोजिटरी की एक लोकल कॉपी बनानी होती है। जैसे कि उदाहरण के तौर पर मान लेते हैं कि रितेश की प्रोफाइल पे मैं गया, गिटहब प्रोफाइल पे गया, और इस पे मैंने रिपोजिटरीज देखी, और मुझे इनमें से कोई एक रिपोजिटरी पसंद आ गई। जैसे ये वाली रिपोजिटरी है, मुझे प्रोजेक्ट ठीक लग रहा है, मुझे लगता है कि मैं इस प्रोजेक्ट में कुछ कंट्रीब्यूशन कर सकता हूँ। तो उसके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा और इस रिपोजिटरी का यूआरएल कॉपी करूँगा। नहीं, ये नहीं करूँगा। देखिए, पहले इस रिपोजिटरी की मैं अपनी प्रोफाइल पर एक कॉपी बनाऊँगा, क्योंकि मैं डायरेक्टली मुझे एक्सेस नहीं है इस रिपोजिटरी में पुश करने का, इसलिए इस रिपोजिटरी की एक रिमोट कॉपी मुझे अपनी गिटहब प्रोफाइल पर बनानी पड़ेगी। उसके लिए मैं क्लिक करूँगा यहाँ फोर्क पे, और मैंने ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन कर रखी है इसीलिए ऐसा दिखा रहा है, वरना आपके में डायरेक्टली हो जाएगा। तो ये रिपोजिटरी मेरी प्रोफाइल पे क्लोन हो जाएगी। देखिए क्लोन हो गई है, और उसके बाद इस फोर्क हो गई है। अब इस फोर्क रिपोजिटरी की एक लोकल क्लोन मैं अपने मशीन पे बनाऊंगा। उसके लिए मुझे चाहिए होगी इस रिपोजिटरी की यूआरएल। तो वो यूआरएल मैं इस कोड पे क्लिक करके यहाँ से कॉपी कर सकता हूँ। मैंने कॉपी कर लिया है। अब मैं अपने कंप्यूटर में गेट क्लोन और उस रिपोजिटरी की यूआरएल लिखूंगा। ऐसा लिख के मैं एंटर दबाऊंगा तो ये उस रिपोजिटरी को लोकली इस मशीन पर क्लोन कर लेगा, और जितनी भी उस रिपोजिटरी की कमिट हिस्ट्री है, जो भी उसमें आज तक काम किया गया है, वो सारा का सारा काम मेरी मशीन पे कॉपी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे एक नया फोल्डर बनकर तैयार हो गया है जो कि उस रिपोजिटरी के ही नाम का है, और इसके अंदर उस रिपोजिटरी के सारे कंटेंट्स आ गए हैं। मैं वेरीफाई कर सकता हूँ। मैं पहले इस रिपोजिटरी में जाता हूँ और मैं लॉग देखता हूँ। तो लॉग में आप लोग देख सकते हैं सारे के सारे रितेश ने जो कमिट्स कर रखी हैं वो दे रखी हैं यहाँ पे। ये देखिए इतनी सारी कमिट्स रितेश ने की हैं, वो सारे के सारे कमिट्स इसमें दी जा चुकी हैं। मैं चाहता हूँ कि मैं इसमें कुछ चेंजेस करूँ और इस ऑनलाइन ओपन सोर्स प्रोजेक्ट में कंट्रीब्यूट करूँ। आप लोग किसी भी प्रोजेक्ट पे कंट्रीब्यूट करते हैं तो उसका पहला स्टेप यही होता है, पहले उसे फोर्क करें लोकली, फिर उसमें जो आपको चेंजेस करने हैं पहले फोर्क करें, फिर उसे लोकली क्लोन करें, फिर उसमें चेंजेस करें, फिर उन चेंजेस को कमिट करें, फिर इन चेंजेस को अपनी क्लोन रिपोजिटरी में, अपनी फोर्क रिपोजिटरी में पुश करें, फिर वहां से पुल रिक्वेस्ट करें। अब वो पुल रिक्वेस्ट का प्रोसेस मैं अभी बताता हूँ। तो जैसे ये रितेश की रिपोजिटरी मैंने क्लोन करके रखी है, अब मैं इसमें देख रहा हूँ कि यहाँ पे वीडियोस की स्पेलिंग सही नहीं है, तो मैं इस चीज़ को चेंज करना चाहता हूँ, और ये मेरी तरफ से किया जाने वाला इस प्रोजेक्ट में एक कंट्रीब्यूशन है। तो ये चेंज मैंने कर दिया है। अभी मैंने सेव नहीं किया है, मैं आप लोगों को ये भी दिखाना चाहता हूँ। मैं गेट स्टेटस दिखाता हूँ। तो अभी इस रिपोजिटरी में कुछ भी किया नहीं गया है, मतलब जैसे मेरे पास मिली जो भी कमिट्स की गई थी उनका आखिरी कमिट के बाद से मैंने इस रिपोजिटरी में कोई भी नया चेंज इंट्रोड्यूस नहीं किया है, इसलिए यहाँ स्टेटस में नथिंग टू कमिट, वर्किंग ट्री क्लीन दिखा रहा है। अब मैंने ये चेंज सेव कर दिया। अब मैं अगर गेट स्टेटस लिखूंगा तो यहाँ पे दिखाएगा कि readme.md फाइल के अंदर चेंज किया जा चुका है। तो अब मुझे ये चेंज कमिट करना है, तो गेट ऐड डॉट, ये मैंने आप लोगों को बताया था सारी फाइल्स को ऐड करने के लिए। अब मैंने सिर्फ एक फाइल में चेंज किया है तो इसलिए वही स्टेजिंग में ऐड हो जाएगा। गेट स्टेटस, यहाँ देख सकते हैं आप लोग मॉडिफाइड readme.md, तो readme.md फाइल के अंदर जो मैंने मॉडिफिकेशन किया वो अब स्टेजिंग एरिया में आ चुका है, और अब मैं उसे कमिट कर सकता हूँ। गेट कमिट -m फिक्स टाइपो, तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा मैसेज लिख दिया है कमिट के लिए, और ये बहुत ही डिस्क्रिप्टिव मैसेज है क्योंकि मैंने एग्जैक्टली यही काम किया है। हो गया। अब उसके बाद मुझे इसको, अब ये कमिट हो चुका है, अब मेरे लोकल रिपोजिटरी में ये कमिट हो चुका है, लेकिन मैं चाहता हूँ कि ये कमिट अब गिटहब पे मेरी फोर्क रिपोजिटरी में भी चला जाए। ये देखिए ये कमिट हो चुका है। तो अगर इसको मुझे पुश करना है अपनी रिपोजिटरी में तो पहले मुझे रिमोट का नाम चाहिए होगा, तो गेट रिमोट -v लिख के मैं एंटर दबाऊंगा तो यहाँ पे ओरिजिन नाम दिखा रहा है। जब भी हम किसी रिपोजिटरी को क्लोन करते हैं तो उसमें रिमोट का नाम हमेशा ओरिजिन ही होता है, ये डिफॉल्ट रूप से होता है, गिट की प्रॉपर्टी यही है। तो मैं लिखूंगा गेट पुश -u, और यहाँ पे मैं रिमोट का नाम लिखूंगा जो कि ओरिजिन है, ओरिजिन,
और यहाँ पे मैं ब्रांच का नाम लिखूंगा जो कि मेन है, गेट पुश माइनस यू ओरिजिन मेन। अब मैं एंटर दबाऊंगा और ये सारे के सारे मैंने एक कमिट जो मैंने नया किया है ये मेरी फोर्क रिपोजिटरी में कमिट हो जाएगा, मतलब पुश हो जाएगा। अब मैं रिफ्रेश करता हूँ अपनी फोर्क रिपोजिटरी को। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फिक्स टाइपो वाली कमिट यहाँ पर आ चुकी है और मैं 12 कमिट्स देख सकता हूँ। तो इसमें ये 11 कमिट्स तो पहले से रितेश ने कर रखी थी और ये 12वां कमिट नया कमिट मैंने किया है फिक्स टाइपो। और इसके अंदर मैं क्लिक अगर करूंगा तो मैं देख भी सकता हूँ कि इसमें क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। तो यहाँ पे मैंने readme.md वाली फाइल में वीडियोस की स्पेलिंग सही की है और कुछ नहीं किया है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मैंने कंट्रीब्यूशन किया ये रितेश की रेपोजिटरी में यानी रितेश के ओरिजिनल प्रोजेक्ट में मर्ज हो जाए। यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं मेरे रेपोजिटरी में साफ साफ लिखा हुआ है परम सिद्धार्थ /YOLOv4 जो कि मैंने रितेश की प्रोफाइल से फोर्क किया है, यानी कि ये ओरिजिनल नहीं है, ये यहाँ से फोर्क्ड है। तो अगर मैं ओरिजिनल में इन कंट्रीब्यूशंस को यानी इन चेंजेस को मर्ज करवाना चाहता हूँ तो उसके लिए मुझे पुल रिक्वेस्ट करना होगा। तो आप देख सकते हैं क्योंकि मैंने एक कमिट किया है फोर्क करने के बाद से, तो यहाँ पे डायरेक्टली पुल रिक्वेस्ट करने का ऑप्शन दिखा रहा है। मैं सीधे इसी पे क्लिक करता हूँ तो फिर यहाँ पे पुल रिक्वेस्ट वाला पेज खुल गया है। यहाँ पर एबल टू मर्ज लिखा हुआ है, एबल टू मर्ज लिखा हुआ है, इसका मतलब कि जो भी मैंने कमिट्स की हैं वो सक्सेसफुली रितेश की ओरिजिनल रेपोजिटरी में मर्ज हो सकती हैं। कई बार ऐसा होता है कि चेंजेस मर्ज नहीं हो पाते, जैसे मैंने इधर पुल किया, मैंने इधर फोर्क किया, चेंजेस किए, उतने में रितेश ने भी उधर कुछ ऐसे चेंजेस कर दिए कि ये कमिट्स उसमें मर्ज नहीं हो सकते, तो वहां पे एरर दिखाता है। अभी के केस में ऐसा नहीं है, तो इसीलिए मैं पुल रिक्वेस्ट करूंगा। मैं यहाँ क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा और यहाँ पे मैं एक डिस्क्रिप्टिव मैसेज लिख दूंगा कि मैंने क्या चेंज किया है। तो यहाँ पे टाइटल इसने वही एकमात्र कमिट जो मैंने किया था उसी का टाइटल यहाँ पे लिख दिया है और ऑटोमेटिकली, और मैं यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में लिख देता हूँ तो यहाँ पे मैंने एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन लिख दिया। अब मैं क्रिएट पुल रिक्वेस्ट पे क्लिक करूंगा तो ये पुल रिक्वेस्ट हो जाएगा और ये देखिए ये दिखा रहा है। और इस समय ये मेरी फोर्क रिपोजिटरी में नहीं है, ये डार्क आर्ट यानी रितेश की प्रोफाइल का है, यानी कि ये पुल रिक्वेस्ट अब रितेश की रिपोजिटरी में शुरू हो चुका है। ये देखिए यहाँ पे एक नई पुल रिक्वेस्ट आ चुकी है जो कि मैंने अभी अभी की है। अब रितेश इस पुल रिक्वेस्ट को मर्ज करेगा, यानी रितेश उस प्रोजेक्ट का, उस ओपन सोर्स प्रोजेक्ट का मेंटेनर है और उसने देखा कि मैंने कंट्रीब्यूशन किया है और वो मेरे इस कंट्रीब्यूशन को अपनी प्रोफाइल, अपने ओरिजिनल प्रोजेक्ट में, अपनी ओरिजिनल रिपोजिटरी में मर्ज करेगा। मर्ज करने का जो प्रोसेस है वो दिखाने के लिए मैं रितेश को कहूँगा। तो रितेश जरा अपना स्क्रीन प्रेजेंट करके और मर्ज करके दिखाओ। प्रेजेंट करता हूँ। स्क्रीन शो हो रही है? हाँ हाँ, स्क्रीन शो। तो जैसे परम ने अभी जो मेरे टाइपो एरर थे मेरे ग्रीडमी में, उसको उसने फिक्स कर दिया। फिक्स जैसे यहाँ पे अभी देखो मेरे में टाइपो एरर दिखा रहा है, मिसस्पेल्ड है ना। तो अब मेरे को क्या करना है, अब परम ने क्या किया, पुल रिक्वेस्ट रेज करी, है ना। तो पुल रिक्वेस्ट के सेक्शन में मैं जाऊंगा, उधर पुल रिक्वेस्ट मिलेंगी मेरे को, जो मेरे प्रोजेक्ट में पुल रिक्वेस्ट रेज हुई है। अब जैसे यहाँ पे परम ने पुल रिक्वेस्ट रेज करी थी, वीडियो नॉट वीडियो, ये उसका टाइटल देके, तो इसको मैं क्या करूंगा, इसको मैं मर्ज करूंगा। ये देखो ऐसा रहता है, यहाँ पे 4 सेक्शन रहते हैं। पहला कन्वर्सेशन, यहाँ पे तुम मेंटेनर से बात कर सकते हो। जिससे क्या होता है, ओपन सोर्स में कभी भी कंट्रीब्यूट करोगे तो क्या रहता है कि हमको एक बार में, जैसे तुमने कोई फीचर को इम्प्लीमेंट करा तो एक बार में परफेक्ट इम्प्लीमेंट नहीं होता है, जिस तरीके से चाहिए तो बार बार गाइड करते रहेंगे जो मेंटेनर होंगे उस रिपोजिटरी के। जैसे मैं हूँ यहाँ पर, जैसे रिव्यूअर्स के डाउन में यहाँ पे मेरा नेम आ रहा है, तो मैं क्या हूँ यहाँ इस रिपोजिटरी के क्या मेंटेनर हूँ। तो मैं क्या करूंगा, अब जैसे परम जैसे ये फीचर को इम्प्लीमेंट करा, अब मेरे को अच्छा नहीं लगा उसमें चेंजेस करने, तो मैं यही उसको गाइड करूंगा कि तुम अब इसमें ये चेंज करो, ये चेंज करो, ये चेंज करो इसमें। तो इसमें पहला सेशन ये हो गया कन्वर्सेशन, मतलब चैट कर सकते हैं मेंटेनर से। दूसरा हो गया कमिट्स का, परम ने क्या क्या चेंजेस करे, परम ने क्या क्या कमिट क्या किया, फिक्स टाइपो, परम ने टाइपो जो मेरी वीडियो की स्पेलिंग थी रेडमी में उसको उसने फिक्स किया है। दूसरा ये हो गया चेक्स का। ये चेक्स क्या होता है कि एक फीचर्स होते हैं, मतलब गिटहब एक्शंस होते हैं, तो वो क्या एक वर्कफ्लो होता है कि ऑटोमेट करने के लिए कि ये चेक पास हो जाएंगे
कि जैसे कि मेरा एक प्रोग्राम है समझो सी प्लस प्लस का, अगर वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट करता है तो करेक्ट है, अगर वो हेलो वर्ल्ड प्रिंट नहीं करता है तो उसे क्या वो रेड रंग की वार्निंग दिखाएगा, एरर दिखाएगा। तो ये चेक पास होते हैं यहाँ पे। और यहाँ पे हो गया फाइल चेंज, यहाँ पे तुम कंपेयर कर सकते हो परम ने क्या चेंज करे और मेरे में पहले क्या था। तो मेरे में पहले ये स्पेलिंग थी वीडियोस की, परम ने चेंज करके ये कर दी स्पेलिंग। तो यहाँ से दोनों फाइल्स का कंपैरिजन आ जाता है ना। और यहाँ से रिव्यू चेंजेस, अगर उनको चेंजेस पसंद नहीं आएगा, जो मेंटेनेंस मेरे को पसंद नहीं आया, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे रिक्वेस्ट चेंज कर दूंगा और परम को बोल दूंगा कि इसमें और चेंज करो, ये चेंजेस करो। यहाँ पे मैं लिख दूंगा क्या क्या चेंजेस और करना है तुम्हें, फिर मैं तुम्हारी पुल रिक्वेस्ट को अप्रूव करूंगा। तो ये रहता है। अब क्या, जैसे अब मैं बताता हूँ, जैसे यहाँ पे कन्वर्सेशन में जाएंगे तो यहाँ पे लिख के आता है पुल रिक्वेस्ट बन के आ गया। जैसे यहाँ पे लिख के आता है मर्ज मर्ज पुल रिक्वेस्ट। यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आते हैं, ये सब अलग अलग मतलब जैसे क्वेश्चन कर सकते हो, मर्जिंग कर सकते हो। तो मेजरली क्या करते हैं हम लोग, क्रिएट विद मर्ज कमेंट करते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं मर्ज पुल रिक्वेस्ट में करूंगा क्लिक, और यहाँ पे हाँ ठीक है, ये क्या था मेरा, ये पुल रिक्वेस्ट का क्या टैग क्या था, #1 था। और कौन सी ब्रांच थी, परम सिद्धार्थ से मेन ब्रांच थी उसकी। तो क्या, और यहाँ पे क्या फिक्स कर रहे हैं हम लोग, टाइपो फिक्स कर रहे हैं। तो इसे कंफर्म कर दिया मर्जिंग, और ये यहाँ पे मर्ज हो गया पुल रिक्वेस्ट। ये देखो मैंने क्या किया, ये जो कमिट था 6EFF, इसको मैंने मर्ज कर लिया अपनी मेन ब्रांच पे। अब मैं अगर जाके अपनी रिपोजिटरी में जाके देखूंगा वीडियोस की स्पेलिंग, पहले VEDIOS था, अब क्या हो जाएगा, अब चेंज कर दी परम ने स्पेलिंग, परम का मैंने अभी मर्ज किया, VIDEOS आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे, और यहाँ पे ये भी बताता है कि कौन सी क्या चीज चेंज हुई। जैसे यहाँ पे रीडमी लिखा है, ये देखो फिक्स टाइपो कितना 7 मिनट्स एगो, पूरा डिटेल में बता रहा है। और यहाँ पे जो मैंने मर्ज करी पुल रिक्वेस्ट, वो यहाँ पे क्या हो गया, वो यहाँ पे जो चेंजेस उस परम ने करे थे वो यहाँ पे शो कर रहा है। ये था पुल रिक्वेस्ट का काम पूरा। और अब किसी कोई भी क्वेश्चन पूछना पूछ लो। हाँ हाँ, और थैंक यू और बताना। हाँ, हाँ। और मैंने आखिरी बार जब कराया था, मैं अपनी स्क्रीन फिर से प्रेजेंट कर रहा हूँ। मैंने आखिरी बार जब हम लोगों ने जब आखिरी बार ये वर्कशॉप कराई थी, तो उसके एंड में हम लोगों ने आप लोगों को एक्सरसाइज भी एक दी थी, जिसमें आप लोगों को एक कंट्रीब्यूशन करना था, सिंपल सा कंट्रीब्यूशन, और उसकी एक रिपोजिटरी मैंने अलग से बनाई थी। तो मैं आप लोगों को वो भी दिखाता हूँ। अभी जिस डॉक्यूमेंट से मैं आप लोगों को डेमोन्स्ट्रेट कर रहा था, उस डेमोन्स्ट्रेशन में यहाँ पर एक लिंक दे रखी है, द एक्सरसाइज इज अवेलेबल इन दिस रिपोजिटरी। इस पर जब आप लोग क्लिक करेंगे तो ये रिपोजिटरी खुल जाएगी। ये एक रिपोजिटरी जो मैंने बनाई है सिर्फ और सिर्फ इसके लिए। अब मैं इन लोगों को मैं हाईलाइट करना चाहता हूँ। यहाँ पे खुशी, शिखर, साहिल, स्वप्निल, श्रुति, नीलाभ और वैभव, इन लोगों ने सक्सेसफुली आखिरी बार कमिट किया था। यानी मेरे अलावा टोटल 7 लोगों ने किया था, और जबकि बहुत सारे लोग आए थे, अभी तक सिर्फ 7 ही लोगों ने सक्सेसफुली इसमें कंट्रीब्यूशन किया है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस साफ साफ दी हुई हैं, और मैंने सब कुछ आप लोगों को अभी समझा भी दिया है। आप लोगों को इस रिपोजिटरी को फोर्क करना है, क्लोन करना है, और जो यहाँ पे लिखा है वो करना है, और कमिट करके पुश करके पुल रिक्वेस्ट करना है। इतना करना है। ये आप लोगों के लिए एक्सरसाइज है। मैं लिंक आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगा टेलीग्राम वाले ग्रुप पे, और यहाँ पे भी मैंने लिंक अभी थोड़ी देर पहले ऊपर शेयर कर ही दी थी। तो ये आप लोगों को करना है। इससे आप लोगों की प्रैक्टिस भी हो जाएगी गिट की, पहली बार आप लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन भी हो जाएगा। अब यहाँ पे मुकुल ने पूछा है, भैया मोबाइल में गिट फंक्शंस कैसे भी यूज़ करा सकते हैं क्या? हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर आप लोग अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर ही मैं ये एंड्रॉयड स्पेसिफिक होकर बता रहा हूँ, अगर आप लोग एंड्रॉयड के किसी डिवाइस में गिट यूज़ करना चाहते हैं तो उसके लिए आप इसका यूज़ कर सकते हैं। उसके लिए आप लोग टर्मक्स नाम का एक ऐप आता है जो कि एंड्रॉयड के लिए टर्मिनल एमुलेटर होता है, उसका आप लोग यूज़ कर सकते हैं। अब एंड्रॉयड में भी GNU बेस्ड फाइल सिस्टम का ही यूज़ होता है, तो इसीलिए उसमें आप लोग बैश चला ही सकते हैं। तो जो कुछ भी मैंने अभी गेट बैश में करके दिखाया वो इनहेरेंटली एक बैश का ही टर्मिनल था। तो यहाँ पे आप अपने मोबाइल फ़ोन के अंदर एक बैश टर्मिनल चला सकते हैं, और उसके अंदर भी आप लोग गिट यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा बहुत फाइल सिस्टम का चक्कर होता है, तो वो आप लोग यूज़ करते करते सीख जाएंगे।
तो जो लोग अगर फ़ोन में चलाना चाहते हैं तो वो लोग उसमें चला सकते हैं। आईफोन के लिए बता दो, आईफोन में मुझे नहीं पता कैसे करना है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता, अभी तक नई जानकारी है। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है अगर मैक ओएस यूनिक्स पे बेस्ड है तो फिर आईओएस भी यूनिक्स पर ही बेस्ड होगा। तो अगर iOS यूनिक्स पर बेस्ड होगा तो फिर उसमें भी टर्मिनल खोलने का कोई ना कोई तरीका होगा ही। और एक बार टर्मिनल आपके पास रूट एक्सेस के साथ खुल जाए तो फिर आप उसके अंदर होम ब्रू का यूज़ करके गिट इंस्टॉल करके यूज़ कर ही सकते हैं। विंडोज़ 10 में गिट का इंस्टॉलेशन वो आप लोग सेटअप डाउनलोड करके इंस्टॉल करने की कोशिश कीजिएगा। अगर आपसे नहीं होता है तो मैं आप लोगों को बता दूंगा। और यहाँ पे और भी फर्स्ट ईयर में फ्रेशर्स हैं जिन्होंने ये पूरा का पूरा काम किया हुआ है, तो आप उन लोगों को कांटेक्ट करके उनकी मदद भी ले सकते हैं। हम लोग यहाँ मदद के लिए हैं ही, आप हम लोग को जब चाहे मैसेज कर सकते हैं। कोई भी दिक्कत आए, कोई भी एरर आए तो हम लोग बता देंगे। यूट्यूब पे भर भर के ट्यूटोरियल्स पड़े हुए हैं इससे रिलेटेड। हमारे वर्कशॉप्स का पर्पस ये रहता है कि हम लोग आपको एक ऐसा स्टार्टिंग पॉइंट दे दें जहां से आप लोग खुद कंटिन्यू कर सकें, जहां से आप लोग इतना कॉन्फिडेंट महसूस करें कि आप खुद इंटरनेट से उस चीज़ को आगे परस्यू कर सकें, आगे सीख सकें। कई बार ऐसा होता है कि हम लोगों की वर्कशॉप में आप लोगों को पूरी चीज़ अच्छे से समझ में नहीं आती है, जो कि बिल्कुल ही ह्यूमेन बात है, क्योंकि पहली बार में इतनी सारी चीज़ें इंसान के लिए झेल पाना और ग्रास्प कर पाना संभव नहीं होता है। तो पैनिक मत कीजिए, जितना आप लोगों को समझ में आया वो भी बहुत बड़ी बात है। मेरा पर्पज़ यहाँ पे गिट का यूज़ दिखाना था, आपको कमांड से याद कराना नहीं था, इसीलिए तो मैंने इसकी एक अलग से डॉक्यूमेंट बना दी है जिसकी लिंक मैं शेयर कर दूंगा। बाकी मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आगे आप लोग जो भी कोडिंग के प्रोजेक्ट्स बनाएं उनको ऑनलाइन रेपोजिटरीज में गिट का यूज़ करके स्टोर करके रखें। और इसका फ़ायदा ये भी है कि आपको अगर आगे चल के अपनी पोर्टफोलियो या फिर रेज्यूमे बनाना होगा तो आपको किसी को भी अपने प्रोजेक्ट का सोर्स कोड दिखाना आपके लिए आसान हो जाएगा। अगर आप अपने किसी भी प्रोजेक्ट या ऐप को ऑनलाइन डिप्लॉय करना चाहते हैं तो उसके लिए भी एक डायरेक्ट ऑप्शन होता है गिटहब से करने का, जिसे हम गिटहब एक्शंस बोलते हैं। उसके बारे में हम लोग फिर कभी बात करेंगे, लेकिन वो सब भी होता है। मतलब आप लोगों को समझना चाहिए कि गिट इतनी ज़रूरी चीज़ क्यों है प्रोग्रामिंग की दुनिया में। ओपन सोर्स तो पॉसिबल है ही नहीं बिना गिट के, इसीलिए गिट सीखना सॉफ्टवेयर डेवलपर्स के लिए बिल्कुल एसेंशियल है। दूसरी बात ये कि मैंने अभी आप लोगों को बैश के टर्मिनल में गिट चलाकर दिखाया। बैश का टर्मिनल आपको आगे चल के हर चीज़ के लिए यूज़ करना होगा। जीसीसी में सी के प्रोग्राम्स कंपाइल करना हो, या फिर पाइथन फाइल्स को एग्जीक्यूट करना हो, या फिर डिबगिंग करनी हो, या फिर सर्वर्स होस्ट करने हो, या फिर एप्लीकेशंस का डिप्लॉयमेंट करना हो, डॉकर के इमेजेस चलाने हो, और दुनिया के ज़्यादातर इंटरप्रिटेशन और कंपाइलेशन प्रोसेसेस करने हो, उसके लिए आप लोगों को बैश का टर्मिनल चलाना आना ही चाहिए। इसीलिए ये आपके लिए स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ से आप लोग बैश का टर्मिनल चलाना शुरू कर दीजिएगा। मैंने आखिरी बार डॉकर का सेशन रखा था, उसमें आप लोगों को मैंने एक ऑनलाइन एनवायरनमेंट के बारे में बताया था। मैं एक वीडियो उसके ऊपर बनाकर डाल दूंगा, आप लोग उसको देख लीजिएगा, उस एनवायरनमेंट को यूज़ करिएगा। वहाँ से आप लोग धीरे धीरे बैश के टर्मिनल से फेमिलियर होइएगा, क्योंकि आप टर्मिनल से नहीं बच सकते। खासकर विंडोज़ यूज़र्स को आदत होती है हर चीज़ के लिए एक अच्छा सा यूज़र इंटरफेस यूज़ करने की, तो ऐसा नहीं है। अब आप प्रोग्रामर्स हैं, आप लोगों को टर्मिनल से चीज़ें करना आना चाहिए और आप लोगों को इस टाइप की चीज़ देखने की आदत हो जानी चाहिए। तो आज के सेशन के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को कोई बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है तो यहाँ पे डालिए, मैं अभी जवाब दे देता हूँ, उसके बाद हम इस सेशन को ख़त्म करेंगे। डॉकर भी एंड्रॉयड पर रन कर सकता है क्या? डॉकर इतनी भयंकर चीज़ है, उसको अब जाहिर से ज़्यादा चलाने वाले तो चला ही लेते हैं किसी तरह, लेकिन काफ़ी वो मेमोरी रिसोर्सेज लेता है, तो इसलिए मैं कतई रिकमेंड नहीं करूँगा एंड्रॉयड पे डॉकर चलाने के लिए। अगर आपको ज़्यादा डॉकर चलाने का मन है तो मैंने आखिरी बार आप लोगों को डॉकर प्लेग्राउंड के बारे में बताया था। ब्राउज़र के अंदर से आप डायरेक्टली उसको चला सकते हैं, तो मेरा सजेशन है कि आप उसी का यूज़ करें। और एंड्रॉयड की बात कर रहा हूँ, प्ले स्टोर पर एक कीबोर्ड है, एक कीबोर्ड ऐप है जिसका नाम है हैकर्स कीबोर्ड। कई बार ऐसा होता है कि ऑटो करेक्ट इश्यूज़ की वजह से आप इस टाइप के एप्लीकेशंस में अपने ट्रेडिशनल एंड्रॉयड कीबोर्ड का यूज़ नहीं कर सकते हैं,
तो इसलिए अगर आप डॉकर प्लेग्राउंड का या फिर किसी ऑनलाइन आईडी का या फिर किसी भी ऐसी चीज का यूज करेंगे जहां पे ऑटो करेक्ट की वजह से कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, तो आप लोग हैकर्स कीबोर्ड इंस्टॉल कर लीजिएगा और उस पर स्विच करके यूज करिएगा। इन हाउ मेनी डेज कैन वी लर्न डॉकर? देखिए, आप लोगों को जितनी जल्दी गिट आ जाए और थोड़ी बेसिक प्रोग्रामिंग आ जाए, कंपाइलेशन प्रोसेस के बारे में जानकारी समझ में आ जाए, उतना अच्छा है। उसके बाद आप लोगों को मुश्किल से 1-2 हफ्ते लगेंगे इस चीज़ को प्रैक्टिस करने और यूज़ करने में। मैंने भी पहली बार जब डॉकर और गिट के सेशंस अटेंड किए थे तो मुझे कुछ भी नहीं समझ में आया था, मैं बहुत ही ब्लड माइंडेड फील कर रहा था। धीरे धीरे यूज़ करके मुझे आया था, तो आप लोग भी यूज़ करेंगे, आप लोगों को आ जाएगा। अभी आप लोग डॉकर को यूज़ करने के ऊपर ज़्यादा फोकस मत करिएगा, मैं आप लोगों को जो एक्सरसाइज दे दूंगा डॉकर की, आप उस एक्सरसाइज को पूरा कर लीजिएगा सिंसियरली। और आगे जब आप लोग और कोडिंग करेंगे और बड़े बड़े एप्लीकेशंस बनाएंगे, तब आप लोगों को डॉकर की ज़रूरत होगी उसे उन्हें डिप्लॉय करने और शेयर करने के लिए, तब आप लोग इन सब चीज़ों का यूज़ करिएगा। ठीक है, तो आज का सेशन हम लोग यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर किसी को कोई डाउट होगा तो पर्सनली मुझे मैसेज कर देना, मैं बता दूंगा। रिकॉर्डिंग में कर चुका हूँ और डॉकर के लिए गिटहब पे हमने अपलोड कर दिया है। कल के सेशन की जितनी चीजें थी सब अपलोडेड है, जिसको जितने भी रिसोर्सेज बताए थे कल सब अपलोडेड है। बस